important at the same time. So who is there now? Ji Hassan Asif and Memuna Azhar. Right. Assalamu alaikum Memuna and Hassan. Let's make a start now. जी बेटे let's go जी मेरे बेटे Memuna, very happy with your attendance. Just make sure के keep coming right till the end. Don't lose this good streak. Let's yeah यार ये बच्चे आए जा रहे हैं, मैं बस खोल ही नहीं पा रहा अपने शारून. अस्सलाम वालेकुम शारून, गुड टू सी यू बेटे. आपका P2 was good. सो गुड साइंस. इंशाल्लाह बस रेगुलर हो जाओ और पढ़ते रहो. आखिरी 1.5 महीना अपने आप में इन्वेस्ट करो. It's 2A2, sorry. Yes, we're on unit number 4, consumer and producer surplus. इसके अब दो हैं. Let me see which one is this. हाँ, this is the first one, so we're going to start with this. It's a bit too big, the screen. I'll make it a little bit smaller. Yes, that's better. G. So let's start with unit 4. This is all about government intervention in price system. Price system आपको पता ही है, demand and supply, private sector. पिछले क्लास में हमने पावर रिवीजन 2 में प्राइस के सारे मैकेनिज्म फंक्शंस वगैरह देखे थे. दैट शुड बी क्वाइट क्लियर. पहला टॉपिक हम इसमें इस चैप्टर में लर्न क्या करेंगे कि गवर्नमेंट कब इंटरवीन करती है प्राइवेट सेक्टर में, किस तरह करती है. तो उसमें टैक्सेस लगाते हैं, फाइनेंशियल इंटरवेंशन है, सब्सिडीज देते हैं, प्राइस कंट्रोल्स करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम प्राइस, लॉज का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा जी डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वगैरह, ये सब गवर्नमेंट इंटरवेंशन के डिफरेंट तरीके, उनकी अच्छी बातें, बुरी बातें, ये सब कुछ हमने पढ़नी है. उससे पहले हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, consumer and producer surplus, because that will be related later on needed in your chapter. So let's start with what consumer surplus is. I'm sure most of you already know, but consumer surplus is the difference between maximum price consumers are willing to pay and what they actually pay. हर बंदे का किसी गुड के बारे में या सर्विस के बारे में एक मैक्सिमम रिजर्वेशन प्राइस होती है माइंड में. उससे जितनी सस्ती आपको वो चीज़ मिल गई, वो डिफरेंस इज योर कंज्यूमर सरप्लस. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा. अ पर्सन वॉज विलिंग टू बाय अ बुक फॉर $50 बट बॉट इट फॉर जस्ट $20, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस इज $30. किसी को प्रॉब्लम? ओके. ग्राफिकली इट इज द एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव प्राइस लाइन. अब देखो, प्राइस जब थी P0 P0, तो एक ट्राइंगल सा बन रहा है डिमांड कर्व से नीचे नीचे और प्राइस लाइन से ऊपर ऊपर. तो एट प्राइस P0, P0 A E0 इज द कंज्यूमर सरप्लस. जब प्राइस गिरी, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा. एट प्राइस P1, कंज्यूमर सरप्लस इज P1 A E1. एडिशन कितना हुआ है कंज्यूमर सरप्लस में? P0 E0 P1 E1. किसी बच्चे को यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस को समझना या उसके साथ आइडेंटिफाई करने में, रिलेट करने में मसला हो रहा हो? डिमांड कर्व से नीचे देखिएगा. गुड गुड. डिमांड कर्व से नीचे देखिएगा, प्राइस लाइन से ऊपर ऊपर, दैट एरिया वुड बी योर कंज्यूमर सरप्लस. लेट्स मूव ऑन टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसका कंज्यूमर सरप्लस रिलेशनशिप. पहला ग्राफ है जी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पीडी 0. कंज्यूमर सरप्लस अनलिमिटेड है. देखो, डिमांड कर्व से नीचे और प्राइस लाइन से ऊपर मैंने जो शेड एरिया किया है, इन लाइंस को ऊपर बढ़ाते रहो, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर हर प्राइस पे लेने को तैयार है ये चीज. देयर विल बी इन्फिनिट अनलिमिटेड कंज्यूमर सरप्लस. राइट. अब इसी चीज को याद रखना हमेशा. इन इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा, इलास्टिक में कम. तो सिगरेट्स, अल्कोहल, डीमेरिट गुड्स, नेसेसिटीज, उनमें कंज्यूमर सरप्लस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि कंज्यूमर हायर प्राइस पे भी खरीदने को तैयार होता है. लोअर द पीईडी, हायर द कंज्यूमर सरप्लस. अब देखो, पीईडी परफेक्टली इलास्टिक थी. इसमें देखो, पीईडी हाई है और कंज्यूमर सरप्लस जीरो है. डिमांड कर्व इज ऑल्सो द प्राइस लाइन, सो देर इज नो एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन. अब अगले ग्राफ में मैंने दोनों इलास्टिसीज की हैं. कर्व D1 डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक, जरा वर्टिकल सा है. D2 इलास्टिक है. जो हमने प्राइस P लगाई है उसके ऊपर देखो, फॉर D1 एरियाज A एंड B आर कंज्यूमर सरप्लस, sorry, areas A and B are consumer surplus, and for
डिमांड कर्व D2 ओनली एरिया B इज कंज्यूमर सरप्लस। किसी बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन आ रही हो? ओके ऑसम, लेट्स मूव ऑन टू प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का एक बार मैं क्विक, वैसे फायर में एक बताता हूँ एक ही फायर में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए क्विक फायर में। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर को जो बचत मिलती है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे। ऐसे ही एग्जांपल दे देना, कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लाइक $50 फॉर अ बुक वट एवर, बट ही बाइज इट फॉर $20, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस इज $30। ग्राफिकली जब इसको आप दिखाना चाहो तो एरिया बिलो द डिमांड कर्व above the price line. Logic क्या है? Demand curve is the willingness curve of consumer and price line is what he actually pays. तो डिमांड कर्व में से माइनस कर दो प्राइस, तो बाकी कंज्यूमर सरप्लस बच गया। जितनी इनइलास्टिक डिमांड उतना कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा, पीडी जीरो कंज्यूमर सरप्लस इन्फिनिट। और जितनी इलास्टिक डिमांड उतना कंज्यूमर सरप्लस कम, पीडी इन्फिनिट थी, इलास्टिक थी परफेक्टली, कंज्यूमर सरप्लस जीरो। अब D1 इन इलास्टिक कर्व था, ए प्लस बी दो इलाके, कंज्यूमर सरप्लस काफी ज्यादा था। D2 इलास्टिक डिमांड कर्व था, सिर्फ एरिया बी वाज कंज्यूमर सरप्लस। सो दैट इज इट जी। प्रोड्यूसर सरप्लस उसका बिल्कुल उल्टा है। इन सिंपल वर्ड्स, प्रोड्यूसर सरप्लस इज द प्रॉफिट दैट फर्म्स अर्न। So let's see what producer surplus is. It is the difference between minimum price consumers are willing to pay, willing to sell at, and what he actually sells at. मसलन मिनिमम प्राइस जितना कम से कम पे वो बेचने को तैयार था, उसमें और जितने पे बेचा उसमें डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर $5 पे एक पेन बेचने को तैयार है, बट ही एक्चुअली एंड्स अप सेलिंग इट एट $7, मार्केट प्राइस $7 थी, तो $2 उसका प्रोड्यूसर सरप्लस है, इन अदर वर्ड्स उसका प्रॉफिट। क्योंकि मिनिमम प्राइस विलिंग टू सेंड इज व्हाट कॉस्ट यू टू सेल दैट प्रोडक्ट। किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ पे? No, sir. Okay, wonderful. Graphically, it is the area above supply curve and below price line. मैंने सप्लाई कर्व लगाया, देखो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, प्राइस जब P1 थी तो एरिया ए P1 E1 कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस था। प्राइस जब P0 थी तो ए P0 E0। जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी उतना प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ता जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस जितनी प्राइस कम होती है उतना बढ़ता है, ऑपोजिट चलते हैं। सबको क्लियर है यहां तक? आपने Yes, sir. प्रॉपर डिफाइन करना है, एग्जांपल देनी है, ग्राफिकली दिखा देना है फॉर नॉलेज मार्क्स। अब जी पीईएस इन प्रोड्यूसर सरप्लस, बिल्कुल जैसे डिमांड के सीन में था, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व लगा हुआ है। प्राइस P0 पे देखो, काफी सारा इलाका प्रोड्यूसर सरप्लस है, 0 P0 E0 Q0। और दूसरे में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है, प्राइस लाइन इज द सप्लाई कर्व, तो प्रोड्यूसर सरप्लस लो है यानी जीरो है इस केस में। और जब हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, S2 एक्स एक्सिस से निकला हुआ है, इनइलास्टिक डिमांड कर्व है, इसमें एरियाज ए, इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है, एरियाज ए एंड बी आर प्रोड्यूसर सरप्लस। और S1 इलास्टिक सप्लाई कर्व है, ओनली एरिया ए इज कंज्यूम प्रोड्यूसर सरप्लस। किसी बच्चे को यहाँ पे इश्यू आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ये थोड़ा सा डिसोरिएंटेटिंग हो सकता है राइट आफ्टर कंज्यूमर सरप्लस। जी बेटे। जी सर, मुझे प्रॉब्लम आ रही है इलास्टिक वाले में। कौन है आप? सॉरी, माहीन। माहीन। माहीन देखो, S1 इलास्टिक सप्लाई कर्व है कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। यस सर। वाई एक्सिस से निकला हुआ है, जरा हॉरिजॉन्टल सी शेप है। वैसे भी वाई एक्सिस से कोई कर्व निकले, वो अपवर्ड स्लोपिंग हो तो वो इलास्टिक होता है, राइट। तो अभी देखिएगा इसको, प्राइस लाइन है बेटे पी से स्टार्ट हो रही, सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर और प्राइस लाइन से नीचे नीचे। सप्लाई कर्व इज द विलिंगनेस ऑफ प्रोड्यूसर टू सेल द प्रोडक्ट मिनिमम, और प्राइस जिस पे उसने बेचा उसके नीचे जो गैप बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, एरिया ए, दैट इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस। महीन समझ आ गया? यस सर। S2 में देखो, सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर और प्राइस लाइन से नीचे नीचे कौन कौन से एरियाज बन रहे हैं प्रोड्यूसर सरप्लस के, आप बता दो मुझे। ए एंड बी। कंफर्म क्लियर है या वैसे कह रहे हो इस वक्त? नहीं सर, क्लियर। हाँ, वेरी गुड, ठीक हो गया। चले, लेट्स मूव ऑन टू जॉइन डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर, इक्विलिब्रियम बनाते हैं और उस पे देखते हैं प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस कैसे नजर आता है। असल चीज ही वही है। आई एम वेरी हैप्पी विद योर अटेंडेंस गाइस, आप लोग रात को आते हो एंड यू नो
इट्स गुड फॉर योरसेल्फ, ताकि आप इसको लर्न कर सकें। बस रिक्वेस्ट है कि ज़रा टाइम पे आ जाया करें। वलीद, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन who's joined us a bit late. Just try कि 10 बजे पूरे आ जाया करो। इक्विलिब्रियम एंड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस। अब डिमांड कर्व D0, सप्लाई कर्व S0, जहां वो इंटरसेक्ट किए, इक्विलिब्रियम एट E0, प्राइस वाज P0 एंड क्वांटिटी Q0। तो पहले केस में अगर हम डिमांड कर्व से नीचे नीचे देखें, पूरा एरिया ए जो ट्राइंगल बन रही है P0 से E0 तक, और ऊपर वाले जहां से वो स्टार्ट हो रहा है डिमांड कर्व, वो एरिया ए इज कंज्यूमर सरप्लस, एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज अबव सप्लाई कर्व, बिलो प्राइस लाइन, एरिया बी। अब अगर क्वांटिटी कम होती है कंपेयर टू इक्विलिब्रियम, को इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह लगे, तो देखो एक्स एंड वाई टू एरियाज विल बी डेड वेट लॉस, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस में कमी हो रही है। ज्यादा बने तब भी डेड वेट लॉस या नेट वेलफेयर गेन बनती है। इसलिए कहा जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई आर मोस्ट एफिशिएंट एट एलोकेटिंग रिसोर्सेज। अगर कोई डेड वेट लॉस ना हो तो ये बेहतरीन तरीका है रिसोर्स एलोकेट करने का। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम जी? एक दफा रिपीट कर देंगे कौन सी वाली बात? डेड वेट लॉस वाली। ओके, आप देखो, जब, बल्कि मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे पेन लेके आप लोगों को उसको लेबल भी कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को दूसरे तरीके से भी समझ आ जाए। लेट्स सी, यस, POEO, मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। अच्छा, ए तो पहले मैंने यूज़ किया, उसको फिर मैं कोई और लेबल करता हूँ। लेट्स सी, इसको करते हैं जी C, और यहाँ पे करते हैं D। हु वर यू हु वाज आस्किंग द क्वेश्चन, ताकि मैं उनको एड्रेस करूँ? राफे। राफे देखो, डिमांड कर्व से नीचे नीचे और प्राइस लाइन से ऊपर ऊपर जो एरिया है कंज्यूमर सरप्लस, तीन वेरिएबल्स बोलो जो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया पूरा वो हाईलाइट करते हैं। सर सी, पी नॉट और ई नॉट। शाबाश। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है राफे? सर वो दोनों हो जाएंगे ना, सी डी एंड CD नहीं नहीं नहीं, सप्लाई कर्व से नहीं सर, ऊपर। हाँ सप्लाई बोले कर्व से सर ऊपर ऊपर जी। सर ये हो जाएगा D से स्टार्ट P करो बेटे। नॉट, हाँ। एंड सर उसके बाद ई नॉट हो जाएगा, हम्म। और सर डी। हाँ, D P नॉट E नॉट। राफे टोटली क्लियर है? जी सर। अब मुझे बताओ, अगर क्वांटिटी Q0 की जगह Q1 बनती है, फॉर एनी रीजन, टैक्स लगा है, कुछ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, तो कितना कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है? Q1 पे जाके देखो, X वाला एरिया कंज्यूमर सरप्लस का अब खत्म हो जाएगा, ठीक है, जी सर। और प्रोड्यूसर सरप्लस का Y वाला एरिया खत्म हो जाएगा। वाई वाला एरिया सर। सोसाइटी में कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स दोनों मौजूद हैं, तो ये सोसाइटी की वेलफेयर में कमी आ रही है, इसको वेलफेयर लॉस या डेड वेट लॉस बोला जाता है। ओके सर। Well done, Rafe. सबको समझ आ गया बेटे? It was a very good way of asking and understanding. Anyone else who's struggling here? Okay, okay, let's move on. ये हो गया जी हमारा पहला पार्ट इसका खत्म. Let's just very quickly do the definitions with you guys. Let's start with Yamin. Yamin, can you define consumer surplus? So consumer surplus is the difference between the price consumers are willing to pay Maximum and what price? they pay at. Yes, and what they actually pay. Difference between maximum price consumers are willing to pay and what they actually pay. Shabash. Muneeb, which area shows consumer surplus ग्राफ के ऊपर? किस कर्व से नीचे नीचे, किस लाइन से ऊपर ऊपर? मे बी माइक इश्यूज हैं, फिजा आप बता दो, कौन सा एरिया कंज्यूमर सरप्लस होता है, किस ग्राफ, किस कर्व से नीचे नीचे, किस लाइन से ऊपर ऊपर? below demand curve and above pricing. परफेक्ट, P शाबाश not E not. शाबाश शाबाश, वेरी गुड. अच्छा, मुझे बता दें, लेट्स से उम्मे कुलसूम, आप मुझे बता दो बेटे कि डिमांड अगर इन इलास्टिक हो तब कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता है, या जब डिमांड इलास्टिक हो तब ज्यादा होता है? सर जब डिमांड इलास्टिक। थिंक अगेन, सॉरी। थिंक अगेन. व्हेन डिमांड इज inelastic, consumer surplus ज़्यादा होता है. ये देखो, D1 was inelastic curve, A and B both areas were consumer surplus. Consumer higher price पे भी लेने को तैयार है,
तो गैप ज़्यादा हुआ ना. इलास्टिक हो तो कंज्यूमर सरप्लस कम. ये देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक इन्फिनिट कंज्यूमर सरप्लस, परफेक्टली इलास्टिक जीरो कंज्यूमर सरप्लस. समझ आ गई? यस सर. या अच्छा, लेट्स गो ऑन टू लेट्स से हारून प्रोड्यूसर सरप्लस को डिफाइन करेंगे मेरा बेटा. डिफरेंस बिटवीन So the difference between minimum price that producers are willing to sell at and what they actually sell at. शाबाश, वेरी गुड. अच्छा, मुझे बता दें मोहम्मद अली फ्रॉम क्रेसेंट, आप मुझे बता दें ग्राफ के ऊपर किस कर्व से ऊपर और किस लाइन से नीचे नीचे प्रोड्यूसर सरप्लस नजर आ रहा होता है. मोहम्मद अली, आप हैं क्लास में? आई डोंट थिंक ही इज देयर टुडे. लेट्स सी, मुझे बच्चे भी अभी याद नहीं आ रहे, मैं जल्दी से देख लूं. लेट्स से उफ, कौन है? शायान अली. शायान अली, मुझे बताएं कौन से कर्व के ऊपर ऊपर और प्राइस लाइन से नीचे नीचे प्रोड्यूसर सरप्लस हमें विजिबल होता है ग्राफ पे. सर सप्लाई कर्व के ऊपर से. और हाँ, शाबाश अरसल, सप्लाई कर्व के ऊपर और प्राइस लाइन के नीचे नीचे. यस सर. वेरी गुड. अरसल, आप ही बता दो, अगर सप्लाई इनइलास्टिक हो तब प्रोड्यूसर सरप्लस ज्यादा होता है या इलास्टिक हो तब प्रोड्यूसर सरप्लस ज्यादा होता है? सर इलास्टिक. आपने भी तुक्का मारा. वाई? अभी सब मैंने पूछा था, कहाँ मसला है? आप लोगों ने नहीं पूछा था. देखो बेटे, दोनों केसेस में इनइलास्टिक सप्लाई कर्व था S2, एरियाज A प्लस B दोनों सप्लाई कर्व से ऊपर और प्राइस लाइन से नीचे थे. इलास्टिक कर्व था S1, सिर्फ एरिया A प्रोड्यूसर सरप्लस था. तो जितनी इनइलास्टिक डिमांड उतना कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा, जितनी इनइलास्टिक सप्लाई उतना प्रोड्यूसर सरप्लस ज्यादा. लॉजिकली इनइलास्टिक मींस बहुत लो प्राइस तक बेचने को तैयार हैं प्रोड्यूसर्स, बहुत हाई प्राइस तक खरीदने को तैयार हैं कंज्यूमर्स, तो दोनों केसेस में सरप्लस ज्यादा होगा ना. अरसल, समझ आई? है दोबारा Okay, बता sir. दूं? सर आगे. सबको क्लियर है बच्चों? ओके जी, आखिरी क्वेश्चन आई विल आस्क उम्मे. शी गॉट द फर्स्ट वन रॉन्ग, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूं. व्हाट इज डेड वेट लॉस, उम्मे? सर एरिया बताऊं? नहीं, बस मुझे बता दो डेफिनेशन उसकी. सर डेड वेट लॉस वो एरिया होता है जो हमारी एक मतलब जाया हो रहा होता है, जो एरिया क्या जाया हो रहा होता है? हमारी जिसमें साइकिल्स जाया हो रही है. एरिया ऑफ कंज्यूमर एक्स एंड, एंड वाई वेलफेयर लॉस जो हमारा यानी होता हाँ, है, वेलफेयर लॉस सोसाइटी का, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस का नेट लॉस. समझ आ गई बात? जैसे इसमें x इज द कंज्यूमर सरप्लस का लॉस, क्वांटिटी कम बनने की वजह से, और y इज द प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस. उम्मीद क्लियर हो गया मेरे बेटा? ओके, लेट्स नाउ ओपन इट्स सेकंड पार्ट. लेट्स गो टू the notes and open its second part. I'm not sure which one is second. एक second. Unit 4, I think this is still the first one, but I'm just trying to open it once and seeing it. Yes, this is the first one, and this should be the second one. Absolutely, ये आ गया जी. अब हम पहले गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंटरवेंशन देख रहे हैं. टैक्सेस. टैक्स क्या होता है जी? इट्स अ फाइनेंशियल पेमेंट बाय पीपल एंड फर्म्स टू गवर्नमेंट. टैक्सेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी. अब काफ़ी देर में थ्योरी पढ़नी है, ये थ्योरी फिट कर लो, आगे वाले ग्राफ सब कुछ आसान हो जाएगा इंशाल्लाह. सो टैक्स क्या है जी? फाइनेंशियल पेमेंट, जो पैसे अवाम, फर्म्स गवर्नमेंट को देती हैं. डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं. अब डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं जी? These are taken directly from people's income and profits. Example, income tax, wealth tax, property tax, corporation tax, फौत होने वाले की प्रॉपर्टी पे inheritance tax. जब भी कोई टैक्स इनकम्स में से, प्रॉफिट्स में से, प्रॉपर्टी में से, वेल्थ में से लिया जा रहा है, चाहे जिंदा आदमी की या फौत होने वाले आदमी की, वो हमारे डायरेक्ट होते हैं. ठीक है? जबकि जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है, स्पेंडिंग के ऊपर जो लगता है, उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? डायरेक्ट टैक्सेस आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम पीपल्स इनकम्स एंड प्रॉफिट्स. एग्जांपल, इनकम, वेल्थ टैक्स आप कह सकते हो, दे आर टेकन एट सोर्स. जहां इनकम या वेल्थ जनरेट हुई, जैसे मेरी तनख्वाह मिलने से पहले मुझे तमाम कॉलेजेस पहले ही मेरा इनकम टैक्स काट लेते हैं. तो ये हैं डायरेक्ट टैक्सेस. किसी को प्रॉब्लम जी डायरेक्ट टैक्सेस में, डेफिनेशन में? ओके.
नो सर। मुझे बताओ डायरेक्ट टैक्सेस, अरसल आप बता दो कौन से कर्व को शिफ्ट करता है? डायरेक्ट टैक्स लगे तो डिमांड शिफ्ट होती है या सप्लाई? थिंक फॉर अ सेकंड। इनकम से लिया जा रहा है। सर डिमांड का फैक्टर है। डिमांड का फैक्टर है, लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। राफे थैंक यू। अरसल आपको क्यों नहीं क्लियर बेटे? वी हैव डन इट अ फ्यू टाइम्स। ओके मेक श्योर ये दोबारा। सर क्लियर था, बस मैं सोच रहा था। अच्छा थोड़ा सा राफे वेट किया करें दूसरे की बारी का। नेक्स्ट जी, इनके बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स। पहले हम बेनिफिट्स देख रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस के। पहले वाला कॉमन है दोनों का, टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट विच कैन बी स्पेंट फॉर वेलफेयर। सेकेंडली दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये पॉइंट अच्छी तरह समझिएगा। दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट। इसके बाद पोस्ट टैक्स इनकम, यानी टैक्स के बाद जो इनकम्स होती हैं ज़्यादा इक्वल, ज़्यादा फेयर हो जाती हैं। गरीब से हमने कम रेट पे टैक्स लिया, अमीर से ज़्यादा रेट पे। अमीर की इनकम की प्रोपोर्शन का बड़ा हिस्सा लिया, गरीब की इनकम की प्रोपोर्शन छोटी ली। इनकम गैप्स कम हो गए। किसी को प्रोग्रेसिवनेस की समझ ना आई हो? ओके सिंस ये डिमांड का फैक्टर है, अगर डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएं तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बच जाती है कम टैक्स के बाद। एग्रीगेट डिमांड कर्व कंजम्पशन कम होने से लेफ्ट पे शिफ्ट होती है। सबको क्लियर यहां पे भी आई होप? आखिरी वाला पॉइंट इकोनॉमिकली ठीक है, लेकिन सीआई इसको नहीं एक्सेप्ट करती। सीआई कहती है जी दे आर अवॉइडेबल हेंस रेवेन्यू इज अनसर्टन। तो इसको हम नुकसानों में ले जाएंगे, डिसएडवांटेजेस में ले जाएंगे। तो ये चौथे वाला बेनिफिट नहीं लिखना, दे आर अनअवॉइडेबल हेंस गवर्नमेंट रेवेन्यू इज सर्टन एंड फ्यूचर प्लानिंग इजियर। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का फायदा हम करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्सेस के 3 फायदे। पहले गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला जिसको वो वेलफेयर पे, मेरिट, पब्लिक गुड्स पे लगा सकते हैं। उसके अलावा प्रोग्रेसिव हैं, यानी हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट। अमीर से उसकी इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन लिया, गरीब से कम लिया, तो इनकम गैप्स कम हो गए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गई। दे आर यूज टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि ये डिस्पोजेबल इनकम को कम करते हैं। प्रॉब्लम्स में इसकी वो अनसर्टेनिटी लेके जाएंगे हम। पहली प्रॉब्लम जी, दे हैव डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस। टैक्स लगे, स्पेशली अगर बहुत हाई रेट होता जाए हायर इनकम्स पे, तो लोग ज़्यादा घंटे काम नहीं करते, फर्म ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती। उनको लगता है कि हमारी इनकम का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ले जाएगी, तो वाई शुड वी टेक दैट मच रिस्क। तो वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाने से डरते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सारा टैक्स में लेके जा रही है। दे हैव अ नैरो बेस। नैरो बेस मीन्स थोड़े से चंद ग्रुप्स पे कर रहे हैं, सिर्फ अर्नर्स। लाइक इस हमारी इस क्लास में आई एम द ओनली वन हु इज अ टैक्स पेयर। आप सभी बच्चे हो, डिपेंडेंट हो, अनलेस वन ऑफ सम ऑफ यू आर डूइंग अ जॉब, जैसे वसफी कहता था तो वो भी पे कर रहे होंगे। अदरवाइज दे हैव अ वेरी नैरो बेस। चंद अर्नर्स उसको पे करते हैं, चंद ग्रुप्स पे बर्डन पड़ता है। पहला प्रॉब्लम, डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस। हमारी इनकम से गवर्नमेंट लिए जा रही है, तो लोगों को ज़्यादा घंटे काम करना या फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट बनाने में इंसेंटिव नहीं रहता। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ले जाएगी, अक्सर उसका हिस्सा, बड़ा हिस्सा। सेकेंडली नैरो बेस है, सिर्फ चंद अर्निंग ग्रुप्स पे जा रहा है, चंद ग्रुप पे प्रेशर पड़ रहा है जो कमा रहे हैं, बाकियों से नहीं लिया जा रहा। नेक्स्ट जी, दे कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स, ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट सच एज पोल्यूशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं सिगरेट्स पे, अल्कोहल पे, ताकि उनकी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन कम हो। डायरेक्ट टैक्सेस इनकम कम भी हो जाए तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, इनकम इलास्टिसिटी इनकी बहुत लो होती है, बिकॉज नेसेसिटी टाइप की हो जाती है, लोग हर सूरत में खरीदते हैं। तो ये डीमेरिट गुड्स के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इस तरह पोल्यूशन अगर एक फर्म कर रही है तो उसके ऊपर भी डायरेक्ट टैक्स लगाने से पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होगी, उसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स यूज करने पड़ते हैं। लास्ट प्रॉब्लम इसका जी, दे कैन बी इवेडेड। इसको अक्सर लोग डिक्लेयर नहीं करते अपनी इनकम्स को, अपने प्रॉफिट को, अपनी वेल्थ को। फर्म्स भी ऐसे छुपा लेती हैं, तो ये टैक्स इवेजन की वजह से इसका रेवेन्यू अनसर्टन है। बच्चों क्लियर हो गया सारे प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स? अदरवाइज मैं आपसे एक बार फिर कर लूं, मुझे बता दें। ओके लेट्स मूव ऑन टू इनडायरेक्ट, एक बार फिर बाद में देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, दे आर लेविड ऑन स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी कोई गुड या सर्विस आप में से कोई भी खरीदता है, एक टॉफी भी लेते हैं, तो उस पर भी आपको 16.5% जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है। टैरिफ्स इंपोर्टेड गुड्स पे लगते हैं, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी इसकी एक फॉर्म है। तो जब भी गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंडिंग के वक्त जो टैक्स देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। जीएसटी, टैरिफ,
एयर पैसेंजर ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, वैट सब उसमें आ जाते हैं। अब इसमें दो किस्में हैं, it can be specific यानी according to quantity, $1 per gallon of oil गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, और ad valorem means specific percentage of price of the product. अब नोट करो स्पेसिफिक वाला जो $1 हर यूनिट पे गवर्नमेंट ले रही है बराबर शिफ्ट करेगा सप्लाई कर्व को, क्योंकि कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगने से तो वो बराबर कॉस्ट बढ़ रही है हर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे, लेट्स से शूज पे हर बैरल ऑफ ऑयल पे $1 लग रहा है तो सप्लाई कर्व इक्वल शिफ्ट होगा। जबकि एड वैलोरम टैक्स में क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्राइस है तो देखो शिफ्ट वाइडर होता जा रहा है। जब प्राइस नीचे $100 थी तो उसका 10% लेट से टैक्स था, $10 कॉस्ट बढ़ रही थी। ऊपर प्राइस 1000 है, उस पर जब टैक्स लगा है तो सप्लाई कर्व ज्यादा शिफ्ट हुआ है क्योंकि $100 उसका 10% बन रहा है। समझ आ गया? स्पेसिफिक में बराबर शिफ्ट, एड वैलोरम में नॉन पैरेलल शिफ्ट, क्योंकि वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी परसेंटेज है, जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी परसेंटेज उस टैक्स की बढ़ती जाएगी। गॉट इट बच्चों? या कोई कंफ्यूजन? और हमारे इलेक्ट्रिक बिल्स के ऊपर ये इक्विलिब्रियम वाले ही लगते हैं ना? कौन सा लगता है? सॉरी सर मैं कह रहा हूँ कि हमारे इलेक्ट्रिक बिल्स जी बिल्कुल एड वैलोरम लगता है, बिल्कुल एड वैलोरम लगता है, इनडायरेक्ट है और एड वैलोरम है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हसान आप हैं? नाइस नाइस। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं जी। दे हैव अ वाइड बेस, सब ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी पे कर रहे हैं, अमीर गरीब बच्चा बूढ़ा जवान सब पे कर रहे हैं, नोबडी इज एक्सक्लूडेड। तो ये इस लिहाज से वाइड बेस वाला जरा फेयर सा टैक्स है कि चंद ग्रुप्स पे प्रेशर नहीं डाल रहा। नेक्स्ट जी, टैक्स रेवेन्यू कैन बी स्पेंट ऑन मेरिट एंड पब्लिक गुड्स, जैसे उसमें था हमारे डायरेक्ट टैक्सेस का पैसा भी गवर्नमेंट मेरिट गुड्स पे, एजुकेशन हेल्थ केयर पे, पब्लिक गुड्स पे, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह डिफेंस पे लगा सकती है। They can be used to discourage consumption of demerit goods and discourage production of external costs. External costs are harmful effects on third parties, pollution, congestion, noise वगैरह, ट्रैफिक रुक जाती है बिजनेस एक्टिविटी की वजह से, तो इनको लगाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को उन कंपनीज पे जो डीमेरिट गुड्स लाइक अल्कोहल सिगरेट बना रहे हैं, ताकि कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो ऑन द कर्व, और डिस्करेज करते हैं प्रोडक्शन एक्सटर्नल कॉस्ट की, पोल्यूशन वगैरह। इसके बेनिफिट्स में ऐड कर लीजिएगा, tax revenue from indirect taxes is certain as they cannot be avoided. They can be used to discourage imports. मसलन टैरिफ लगाया आपने गाड़ियां वगैरह पे, ऐसी चीज़ों पे, ताकि आपका करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाए कंट्री का, इंपोर्ट्स कम आए मुल्क में। प्रॉब्लम्स क्या हैं जी? दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, टैक्स रेट फॉल्स एज इनकम्स इंक्रीज। टू बी ऑनेस्ट टैक्स रेट गिरता नहीं है, सेम रेट होता है, जैसे 16.5% जीएसटी है तमाम चीज़ों पे पाकिस्तान में, गरीब की इनकम का बड़ा हिस्सा बन जाता है। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दी, एक आटे की थैली लेने जाता है अमीर आदमी, 800 रुपये टैक्स पे करता है, उसको फर्क ही नहीं लगता। गरीब के लिए 800 रुपये उसकी पूरी दिहाड़ी है, पूरे दिन की मेहनत है, तो उसका इफेक्ट रिग्रेसिव होता है। फिर जी सेकेंडली, दे आर इन्फ्लेशनरी इन नेचर, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होते हैं अगर पूरी इकोनॉमी में लगे हुए हो, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से प्राइसेस प्रोड्यूसर्स बढ़ा देते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इनसे आती है। दूसरे से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डायरेक्टली आती है। दे कैन बी अवॉइडेड हेंस अनसर्टन रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, इसको इग्नोर कीजिएगा, इसको बेनिफिट्स में ले जाएंगे। दे कैन नॉट बी अवॉइडेड हेंस सर्टन रेवेन्यू। इकोनॉमिक्स ऐसे बोलती है लेकिन सीआई कहती है नहीं, ये अवॉइड नहीं हो सकते, तो लेट्स गो विद सीआई। लास्ट इज जी, बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। इन इलास्टिक डिमांड थी सिगरेट्स की, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, बड़ा हिस्सा प्रोड्यूसर्स ने पास ऑन कर दिया प्राइस बढ़ा के कंज्यूमर्स पे। कोई कंफ्यूजन बेटे? एक बार रिकैप दे दूं या कोई कंफ्यूजन तो है तो मैं क्लियर करता हूं। ओके, लेट्स मी आस्क यू देन, एनीवन जिसका दिल करे बता दीजिएगा, डायरेक्ट टैक्सेस को डिफाइन कर दें। सही वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके इनकम या प्रॉफिट में से चार्ज करती है। कोई एग्जांपल दे दें, शाबाश। इनकम टैक्स, प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, बहुत सारे हैं। गुड। डायरेक्ट टैक्सेस के जी 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 प्रॉपर्टी टैक्स होगा, उसको हम किस में क्लासिफाई डायरेक्ट करेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट वेल्थ है ना, प्रॉपर्टी वेल्थ में आती है आपके।
डायरेक्ट में आएगा। Okay. यस, इनके फायदे क्या हैं जी, मैं जल्दी से खुद ही बोल देता हूँ। दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे इनकम्स बढ़ती हैं टैक्स का रेट बढ़ता जाता है, हेंस दे टेक अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिचेस इनकम एंड लेसर प्रोपोर्शन ऑफ पुअर्स इनकम। इनकम गैप्स कम हो जाते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो जाती है, बड़े फेयर टैक्सेस है। नंबर टू जी, दे कैन बी यूज टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लगने से एग्रीगेट डिमांड कम होती है अगर पूरे मुल्क में लगाया जाए। एग्रीगेट डिमांड कम होने से, कंजम्पशन कम होने की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होती है। थर्डली जी, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको क्या उसको बोलते हैं, मैं वो वाला नहीं बोलना चाह रहा जो इन्होंने मना किया हुआ है ताकि गलती ना हो जाए, मेरे माइंड में वो आ रहा था। तो लेट्स सी, डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी यूज देयर, ये अनअवॉइडेबल वाला छोड़ दें। टैक्स रेवेन्यू आता है, इसको गवर्नमेंट वेलफेयर पे लगा सकती है। प्रॉब्लम्स क्या हैं जी, डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस, नैरो बेस है, सिर्फ चंद अर्नर्स दे रहे हैं, चंद ग्रुप्स के ऊपर बर्डन आ रहा है। इनसे डीमेरिट गुड्स वगैरह की कंजम्पशन या एक्सटर्नल कॉस्ट की प्रोडक्शन रोकने में हेल्प नहीं मिलती, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू होती है। इनमें बहुत इवेजन होती है, जो बिजनेसेस हैं छुपा लेते हैं अपने प्रॉफिट्स को, इनकम को, वेल्थ को, और इंडिविजुअल्स अपने एसेट्स को, जिसकी वजह से रेवेन्यू सर्टेन नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड ऑन स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे इंपोर्टेड गुड पे टैरिफ लगे, लोकल गुड पे जनरल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ड्यूटी, कभी भी वो कहे ना फिजी ड्रिंक्स पे टैक्स है, इनडायरेक्ट है। वो कहे गाड़ियों पे टैक्स है, इनडायरेक्ट है। किसी भी गुड या सर्विस पे लग रहा है, इनडायरेक्ट है। स्पेसिफिक भी होते हैं, मसलन $1 पर गैलन ऑफ ऑयल क्वांटिटी के मुताबिक, और परसेंटेज के हिसाब से एड वलोरम होते हैं, स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। स्पेसिफिक में बराबर शिफ्ट आता है, एड वलोरम में नॉन पैरेलल शिफ्ट आता है। बेनिफिट्स जी वाइड बेस है, तमाम ग्रुप से लेते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की नैरो बेस थी, डिसएडवांटेज था। टैक्स रेवेन्यू सर्टन है, कैन बी स्पेंट ऑन मेरिट एंड पब्लिक गुड्स, डिस्करेज कर सकते हैं कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। इंपोर्ट्स वगैरह को रोक सकते हैं, कंट्री का करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कर सकते हैं। लेकिन इनका इफेक्ट रिग्रेसिव है। अमीर और गरीब में गैप्स बढ़ाते हैं, अनफेयर है, इन्फ्लेशनरी इन नेचर है। जैसे ही टैक्स लगता है, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। दे कैन बी अवॉइडेड, ये वाला नहीं करना आपने। बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। अब जी हम टैक्स सिस्टम देखते हैं, उस पर एक पहले 8 मार्क का जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रोग्रेसिव, हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट। बच्चे इसकी डेफिनेशन बड़ी अजीब सी दे देते हैं, तो आपने ये डेफिनेशन देनी है। प्रोग्रेसिव टैक्स इज वन where tax rate rises as people's incomes rise. Most direct taxes are progressive, like income tax, profit tax, wealth tax, etc. Regressive, higher the income, lower the tax rate. Definition आपने ये देनी है, जितनी इनकम बढ़ती जा रही है टैक्स का रेट कम होता जा रहा है। फिर बोलना है इन रियलिटी देयर आर नो रिग्रेसिव टैक्सेस, however the effect of indirect taxes which are proportional have regressive effect। तो अब देखो नेक्स्ट, फ्लैट प्रोपोर्शनल टैक्स, सेम रेट ऑफ टैक्स फॉर ऑल इनकम्स। एग्जांपल, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनका रिग्रेसिव इफेक्ट है क्योंकि गरीब की इनकम का बड़ा हिस्सा लेते हैं, लाइक दैट आटे की बोरी वाला एग्जांपल। वाई एक्सिस पे मैंने समझाने के लिए बनाया, ये आपने नहीं बनाना होता एग्जाम में। टैक्स रेट दिया हुआ है परसेंटेज में, एक्स एक्सिस पे इनकम है, जो ऊपर जा रहा है इनकम बढ़ने के साथ साथ रेट बढ़ता जा रहा है वो है प्रोग्रेसिव, मैंने साथ पी लिख दिया। जो इनकम बढ़ने के साथ रेट नीचे हो रहा है वो है रिग्रेसिव, और जो सेंट्रल में सेम रेट रह रहा है हर इनकम पे, ये है फ्लैट प्रोपोर्शनल। कैनन्स ऑफ टैक्स जो भी आपके इस मॉक्स में भी आई थी, फेयर होना चाहिए टैक्सेस, इजी टू पे होने चाहिए, इजी एंड चीप टू कलेक्ट होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू पे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को पता हो हम कितना पे कर रहे हैं और क्यों पे कर रहे हैं। सबको क्लियर हो गया है? कोई कंफ्यूजन अभी तक टैक्सेस के बारे में? No, sir. एक क्वेश्चन करते हैं, ये सामने रख के। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। Then would you use direct taxes to make post-tax incomes more equal or indirect taxes? दो हिस्से हैं क्वेश्चन के। पहले में वो कह रहा है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव को इनका डिफरेंस बता दो, डिफाइन कर दो, ऑटोमेटिकली डिफरेंस पता लग जाएगा, एग्जाम्पल दे दो। फिर वो कहता है क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स लगाए इनकम गैप्स कम करने के लिए, या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए ताकि इनकम गैप्स कम हो जाएं। पोस्ट टैक्स इनकम मींस टैक्स के बाद। तो इसमें सबसे पहले हम प्रोग्रेसिव को डिफाइन करेंगे। दीज टैक्सेस आर लाइक सच इन नेचर दैट as incomes rise, tax rate rises. They take, for example, income tax, profit tax, etc. Regressive taxes are those
that as the income rises, tax rate falls. ठीक है. Most indirect taxes have regressive effects such as sales tax. अब हम एप्लीकेशन पे जाते हैं. 3 marks. डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जो है, क्या वो इनकम गैप्स को कम करता है? तो आप कहें जी, डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर. Tax rate rises as incomes rise. They take a bigger proportion of rich's income and smaller proportion of poor's income. As a result, post-tax incomes reduce, the gap reduces, income gaps reduce, income distribution becomes fairer. 3 marks. Indirect taxes, although their rate is flat, proportional, however, their effect is regressive, as poor pay a greater proportion of his income into those taxes and rich pays a smaller proportion. Post tax incomes become more unequal. ये आपका आंसर था उस क्वेश्चन का जो आपका मॉक्स में आया था. बच्चों, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए जी, एक्सेलेंट. लेट्स मूव ऑन. हाँ जी जी बोलें. Okay, so canons are fairness, easy to pay, easy to collect, cheap to collect, transparent, according to ability to pay. अब बेटे ये क्वेश्चन जिसमें बच्चे जरा कंफ्यूज हो जाते हैं, तसल्ली से देखिएगा. इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एफिशिएंसी एंड आउटपुट. इसमें अमूमन सवाल क्या आता है 8 मार्क का कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस को अफेक्ट करते हैं. तो दोबारा बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, मुझे बता दें, हमने कई दफ़ा किया है. अगर किसी को लगता है कि दोबारा बनाऊं, there's too much of jumbled up stuff, तो मैं दोबारा भी बना देता हूँ. बताइए मुझे जल्दी से. Are you happy with the way it's drawn? और मैं जल्दी से कर दूं या you wanted to draw it again? खामोशी मैं समझूंगा कि it's okay this way. सर जरूरत तो नहीं है, सप्लाई को इसमें जस्ट मूव करना. बस सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट करना है. बिल्कुल सही. तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज एट E0 where supply curve S0 and demand curve D0 were intersecting each other. क्योंकि हमने यहाँ कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस दिखाना है, तो आपने एक्सेस से स्टार्ट करना है, डिमांड कर्व को भी और सप्लाई कर्व को भी. अब जी टैक्स लगने से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई कर्व S1 पे शिफ्ट हुआ. प्राइस पहुंच गई नए इक्विलिब्रियम E1 पे, प्राइस P1 पे है और क्वांटिटी Q1 पे आ गई है. अब जरा देखो, vertical distance between two supply curves at new quantity Q1 is tax per unit. Per unit tax गवर्नमेंट ने कितना लगाया? E1 से A. इसी वजह से तो टैक्स की वजह से ही ना शिफ्ट हुआ है ना, तो इसलिए vertical distance is the amount of tax per unit. इसी को हम स्ट्रेच कर दें प्राइस लाइन की तरफ, तो टोटल टैक्स बन जाएगा P1 E1 P2 A. अब थोड़ी सी बात समझिए. मार्केट प्राइस P0 से P1 पे आ जाएगी टैक्स लगने के बाद. ठीक है, कितना हिस्सा कंज्यूमर्स दे रहे हैं जितनी प्राइस बढ़ी है? P0 P1 E1 B. और कितना प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं? बाकी का हिस्सा नीचे वाला P0 B P2 A. टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट को मिल रहा है P1 E1 P2 A. ये जो मैंने बातें की हैं, किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आई? ओके. कंज्यूम, हाँ जी हाँ जी, से क्लियर है. ओके ओके. कंज्यूमर सरप्लस जी इनिशियली बिफोर टैक्स जब इक्विलिब्रियम E0 पे था, कंज्यूमर सरप्लस वाज P0 D E0. I'll repeat, consumer surplus initially before tax was P0 D E0. अब कितना बच गया? P1 D E1. प्राइस बढ़ी, P1 पे गया, तो कंज्यूमर का सरप्लस सिर्फ बच गया P1 D E1. कितना रिडक्शन हुई है कंज्यूमर सरप्लस में? P0 P1 E1 E0. पूरा ट्राइपीजियम जो ब्लू कलर का ऊपर बना हुआ है, P0 P1 E1 E0. प्रोड्यूसर सरप्लस पहले इस स्लाइड पे देखना होता है S0 पे. इनिशियली बिफोर द टैक्स प्रोड्यूसर सरप्लस वाज C P0 E0. अब प्रोड्यूसर को बच बचा के इन इफेक्ट प्राइस सिर्फ P2 मिल रही है, बाकी सारी तो गवर्नमेंट के पास गई ना P1 से लेके P2 तक. तो प्रोड्यूसर का सरप्लस खाली बच गया C P2 A. कमी कितनी हुई है? P2 P0 E0 A, जो एक ट्राइपीजियम नीचे वाला बन रहा है. डेड वेट लॉस, जो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं E1 A E O. सब बच्चों को 100% समझ आ गया है?
Yes, sir. Yes. अगर वो पूछे कितना इंसिडेंस टैक्स का यानी कितना बर्डन गिरा है किस पार्टी पे, कंज्यूमर्स पे गिरा है P1 E1 B P0, और प्रोड्यूसर्स पे नीचे वाला चंक P0 B A P2। किसी को प्रॉब्लम आ रहा हो तो मुझे बताएं, वरना मैं सबसे आपसे एक क्विक शॉट में पूछना शुरू कर देता हूं। Okay, I'm starting with Raya, the new student. Raya, what was initial consumer surplus before any tax? It was P1, E1, and B. No. Area below the demand curve से start करो, and above the price line. आप इंसिडेंस बता रहे हो? P1, D, ना ना or ना ना, E1. प्राइस क्या थी जब इक्विलिब्रियम E0 था? प्राइस वाज P0। वहां से स्टार्ट करो, डिमांड कर्व तक जाओ और फिर इक्विलिब्रियम तक आओ, एक ट्रायंगल बनेगा, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस इनिशियली बिफोर द टैक्स। P0, E0, and D. शाबाश। राफे, अब कंज्यूमर सरप्लस कितना बच गया टैक्स लगने के बाद? सर P1 E1 एंड D। शाबाश। अरसल, कितना कम हुआ है जो ट्राइपीजियम बना है? सर मैं बताऊं? हाँ बताएं बताएं। सर P0 P1 E1 एंड E0। शाबाश, P0 P1 E1 E0। अच्छा जी, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कितना है उम्मे कुलसुम? P1 P2 A E1। P1 P2 AE1, परफेक्ट, शाबाश। कंज्यूमर पे कितना बर्डन जा रहा है? जो शुरू में राया ने बता दिया था, वो बर्डन था कंज्यूमर के ऊपर। लेट्स से शारून, अगर आप मौजूद हैं तो बताइएगा, हारून या शारून जो भी मौजूद है। हारून, कितना हिस्सा टैक्स का कंज्यूमर पे कर रहे हैं? पूरा टैक्स है P1 E1 P2 A, जितनी प्राइस बढ़ी है ऊपर वाला चंक कंज्यूमर पे कर रहा है। कितना है? P1, P0, E1 और B. P0 P1 E1 B, शाबाश। और शारून आप बता दो, कंज्यूमर पे कितना बर्डन आ रहा है, कितना इंसिडेंस पड़ रहा है? आई डोंट थिंक शारून इज देयर। शायान, आप बता दो बेटे, शायान अली। कंज्यूमर पे कितना टैक्स पड़ रहा है? कंज्यूमर ने हमें बता दिया है, प्रोड्यूसर कितना टैक्स का हिस्सा कितना दे रहा है, कितना बर्डन उस पर पड़ रहा है? प्रोड्यूसर P0 P2 A और B दे रहा है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी क्लियर, शाबाश जी। प्रोड्यूसर सरप्लस, मोहम्मद बिन शफीक, व्हाट वाज प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर द टैक्स? पहले वाले सप्लाई कर्व से स्टार्ट करें। मोहम्मद, आप मौजूद हैं? मुझे बस जल्दी से ये बता दें। ओके, आई डोंट थिंक ही इज देयर। वलीद, आप बता दो बेटे, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था बिफोर टैक्स? कुछ बच्चे रिलक्टेंट हो रहे हैं या छोड़ गए हैं। सी, मैं बता दूं, बता दे, शाबाश। the P0, D and E0. ये तो है ना कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस, Yes, sir. प्रोड्यूसर सरप्लस। Producer surplus है sir. C, हम्म, P0 and E0. शाबाश। अब कितना बच गया जी आफ्टर द टैक्स? Sir, अब बच गए P, नो, P2, P2, शाबाश। P2, P0 and D नो और A. नो, वो आप P2 A एंड C। ट्राइपीजियम जो है वो कम हुआ है, P0 E0 A P2। आसान समझ आ गया? और डेड वेट लॉसेस E1 EOA। अब वो क्वेश्चन दोबारा करते हैं। एक्सप्लेन यूजिंग अ डायग्राम हाउ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज अफेक्टेड बाय imposition of an indirect tax। सबसे पहले indirect tax को define करें, a tax on goods and services imposed on spending, levied on spending such as GST, value added tax, etc. tariffs। ग्राफ बनाइए ये वाला, फिर बताएं जी। इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस वाज P0 E0 D, नाउ इट्स ओनली P1 D E1। The reduction in consumer surplus is P1 E1 P0 E0। Initial producer surplus was C P0 E0, now it's C P2A, reduction is P0 E0 P2A। How much of the tax
affects consumer and producer surplus, incidence on consumers and producers will depend upon price elasticity of demand and price elasticity of supply. The more inelastic the demand, the greater will be the burden on consumers. Greater will be the fall in consumer surplus. The more inelastic the supply, the greater will be the burden on producers. ये बता के आपके आखिरी 2 मार्क्स भी आ गए. आखिरी वाली बात समझ आई है या नहीं? जितनी इनइलास्टिक डिमांड, उतना बर्डन ज्यादा कंज्यूमर पे पास ऑन हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस में ज्यादा कमी आएगी. जितनी इलास्टिक डिमांड, उतना ज्यादा बर्डन प्रोड्यूसर पे चला जाएगा. सप्लाई के केस में भी जितनी इनइलास्टिक सप्लाई, उतना बर्डन प्रोड्यूसर पे, जितनी इलास्टिक सप्लाई, उतना बर्डन ज्यादा कंज्यूमर पे. क्लियर मेरे बच्चों? ये आखिरी बात समझ आ गई है सबको? सही, इलास्टिक वाला क्या कहा था, दोबारा बताइएगा. डिमांड इनइलास्टिक हो में तो किस पे बर्डन आएगा? कंज्यूमर पे. प्रोड्यूसर पे कम आएगा. ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स प्राइस बढ़ाते जाएंगे सिगरेट्स वगैरह की, टैक्स का ज्यादा हिस्सा कंज्यूमर्स पे डाल देंगे, उन्होंने खरीदनी है. इलास्टिक डिमांड हो तो ज्यादा बर्डन प्रोड्यूसर्स पे आएगा. इसी तरह इनइलास्टिक सप्लाई हो, ज्यादा बर्डन प्रोड्यूसर्स पे आएगा, कंज्यूमर्स पे कम आएगा. इलास्टिक सप्लाई हो, ज्यादा बर्डन कंज्यूमर पे जाएगा, प्रोड्यूसर पे कम आएगा. इन सिंपल वर्ड्स, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इनइलास्टिक हैं. डिमांड इनइलास्टिक है तो प्रोड्यूसर पे बर्डन, सप्लाई इनइलास्टिक है तो कंज्यूमर पे बर्डन. डिमांड इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर पे बर्डन, सप्लाई इलास्टिक है तो उल्टा कंज्यूमर पे बर्डन. ये समझ आ रहा है या नहीं? सर आगे. किसी को ना आया हो बच्चों बताएं. ओके, ये पूरी एक्सप्लेनेशन किस पे कितना पड़ रहा है, बर्डन कैसे एरियाज चेंज हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे. अब ये वही क्वेश्चन जैसे मैंने आपको करवाया था, एक्सप्लेन हाउ an imposition of indirect tax affects consumer and producer surplus, define indirect tax, define consumer surplus, एग्जाम्पल दे दो, स्पेसिफिक एड वैल्यूम जरा क्वालिटी ऐड करो. फिर एप्लीकेशन के 3 मार्क्स ग्राफ के हैं, 3 फॉर इफेक्ट्स इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस. फिर बता देना कि फाइनल इफेक्ट विल डिपेंड अपॉन पीईडी एंड पीईएस. सिर्फ पीईडी के एक्सप्लेन कर देना. इफ डिमांड इज इनइलास्टिक, मोर ऑफ द consumer surplus will be affected, burden will be more on consumer. But if demand is elastic, more burden will be on producers, less burden will be on consumers. ठीक हो गया? ये स्टेटमेंट दे के आप आखिरी 2 मार्क्स ले जाओगे, वरना 6 तक रुक जाओगे. सब बच्चों को 100% क्लियर है? ओके, सब्सिडीज पे आते हैं जी. बिल्कुल उल्टा इनडायरेक्ट टैक्सेस का. हमारे पास 6-7 मिनट है, मैं इसको सिर्फ थ्योरी करा के खत्म करता हूँ. दीज आर फाइनेंशियल ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट टू बिजनेसेस. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स भी हो सकते हैं, लोन्स ऑन लो और नो इंटरेस्ट भी हो सकता है, टैक्स छोड़ सकते हैं, टैक्स हॉलीडे कुछ अरसे के लिए. ये सब सब्सिडीज की फॉर्म है. दे रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई इंक्रीजेस. So subsidies are financial help by government in form of grants, loans on low or no interest, free land, tax holidays, various ways. ट्रेनिंग दे देती है गवर्नमेंट इनको, सारा कुछ सब्सिडीज में आता है. दे रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फर्म्स की सप्लाई बढ़ती है. सब्सिडी भी स्पेसिफिक भी हो सकती है, एड वैलोरम भी. स्पेसिफिक सब्सिडीज लमसम फॉर्म में, मसलन $1 per barrel of oil. एड वैलोरम सब्सिडी स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे स्पेसिफिक टैक्स में हमने देखा था, स्पेसिफिक सब्सिडी में बराबर शिफ्ट होगा, हमेशा वही पढ़ते हैं हम. एड वैलोरम में नॉन पैरेलल शिफ्ट होगा. जब $100 प्राइस थी, 10% सब्सिडी वाज ओनली, लेट्स से $10. जब 300 प्राइस थी, सब्सिडी बिकेम 10%, 300 का $30. तो शिफ्ट बड़ा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा कम होगी. यहाँ तक कोई मसला मेरे बच्चों? No, sir. ओके, इसकी थ्योरी करके बस करते हैं. Benefits and problems of subsidies. Benefits क्या जी? Producers cost of production reduces and their profits rise. They are encouraged to supply more. Prices of necessity goods fall and consumer surplus increases. गरीब लोग necessity goods enjoy कर सकते हैं. एक्सपोर्ट सब्सिडीज जब हम देते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स की प्राइस कम होती हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा अच्छी तरह compete करते हैं, competitive हो जाते हैं. This will improve current account of balance of payment. Protection का एक तरीका है ना. Subsidies on merit goods reduces market failure due to lack of information. Merit goods के बारे में हम पढ़ के आए हैं. Education, healthcare, consumer underestimate करता है उसके benefit को. Demand कम होती है, consumption कम होती है, इसलिए production कम. सब्सिडी देने से सप्लाई का बाहर शिफ्ट होगा, प्राइस गिरेगी और लोग
एजुकेशन, हेल्थ केयर, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने इलाज करवाएंगे. नंबर 5 कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट सनराइज एंड सनसेट इंडस्ट्रीज. तो बहुत जल्दी से दोबारा कैच करते हैं. सब्सिडी के बेनिफिट्स क्या हैं जी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, सप्लाई बढ़ती है, फर्म्स के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, वो ज़्यादा सप्लाई करते हैं. Price of necessity goods falls when subsidy is given on necessity goods like water and oil and stuff. फिर जी एक्सपोर्टर्स को जब सब्सिडीज देते हो वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता बेच सकते हैं, उनका कंपेटिटिवनेस बढ़ती है, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाता है, प्रोटेक्शन का तरीका है. मेरिट गुड्स पर सब्सिडी देते हो तो वो जो इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से मार्केट फेल हो रही थी, कम बन रही थी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद, क्योंकि कंज्यूमर सही तरह एस्टिमेट नहीं कर रहा था बेनिफिट्स, तो वो मसला हल हो जाता है. सनराइज इंडस्ट्रीज जो नई नई सेटअप हुई है, इन्फेंट इंडस्ट्री, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन से इंपोर्ट से आप सब्सिडीज दे सकते हो. सनसेट इंडस्ट्रीज जो बंद होने वाली हैं लेकिन एकदम से बंद हो गई तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उनको बचाने के लिए भी आप सब्सिडीज दे सकते हो. प्रॉब्लम्स क्या हैं जी? देयर इज कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट एंड मे रिजल्ट इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अदर मोर बेनिफिशियल पर्पसेस. सब्सिडी देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा जो है सब्सिडी पे लगा दिया तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, कई चीज़ें मिस हो जाएंगी. Subsidies to exporters may result in retaliation and other countries will also subsidize their firms. आप अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रहे हो, दूसरे कंट्रीज अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज देंगे, रिटेलिएशन, लड़ाई शुरू हो जाएगी. सब्सिडीज को ज़्यादा अरसा के लिए सस्टेन करना लॉन्ग रन में मुश्किल है, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होते, साथ में बिजनेसेस स्टार्ट रिलाइंग ऑन देम और अपनी कॉस्ट कट करने की कोशिश नहीं करते, इनएफिशिएंट हो जाते हैं. समटाइम्स सब्सिडीज आर मिसयूज्ड बाय बिजनेसेस, वो अपना कोई लोन पे कर देते हैं, अपना कोई खर्चा कर देते हैं, कंज्यूमर्स के लिए प्राइस कम नहीं करते. अगली क्लास में अच्छा रहेगा थोड़ा सा. इफ डिमांड फॉर मेरिट गुड इज इनइलास्टिक, सब्सिडी विल नॉट इंक्रीज कंजम्पशन दैट मच. नेक्स्ट क्लास में इसका ग्राफ करके फिर मिनिमम मैक्सिमम प्राइस. अगली क्लास कल में इंशाल्लाह ताला हम ये यूनिट 4 कंप्लीट, हमारी माइक्रो कंप्लीट. अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ. यू गाइज वांट टू कम वन डे फॉर जस्ट अ माइक्रो टेस्ट, या इकट्ठा आपको पूरा एक मॉक लूं एंड पे प्री मॉक टाइप फाइनल पूरा करा के फिर टेस्ट लूं? क्या कहते हो? सर माइक्रो टेस्ट ठीक रहेगा. माइक्रो टेस्ट कर लें, ठीक है. माइक्रो टेस्ट कर लें, ठीक है. मैं आप लोगों सर को दोनों कर लें. हाँ दोनों कर लूं. आई ये पर्सनली वाला थिंक और एक इट्स दफा टू क्लोज, तो एक ही बार आप लोग आओ, मेरा ये जाती ख्याल है. ठीक है, मेरा जाती ख्याल उम्मीद के साथ ज़्यादा इस वक्त मिल रहा है, बिकॉज आई थिंक ऑलरेडी डन द कोर्स, एक बार रिवीजन हो जाएगी. 21 के पेपर सिर्फ कर दो, जो हमने पहले किए हुए थे वो नहीं, बाकी वाले कर दो, उन्हीं में से टेस्ट कर देता हूँ ताकि आपका पूरा साल इस तरह तैयार हो जाएगा. व्हाट डू यू थिंक? राइट सर. ठीक है ना? ठीक है. 4 हम 3 कर चुके थे, 4 रह गए, वो कर लेंगे पेपर्स. दैट इज इट जी. ये हमारा आज का काम कंप्लीट. यू गाइस कैन ऑब्वियसली लीव अनलेस यू हैव अ क्वेश्चन. बहुत बच्चे छोड़ गए हैं. चलें, एनीवेज जो जाना चाह रहे हैं जाएं, और जिन्होंने नेक्स्ट क्लास पढ़नी है दे आर वेलकम टू स्टे. मैं बस अपनी रिकॉर्डिंग